हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक विशेष श्रृंखला जो हमारी चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन फ्रेंड्स जल्दी से चलिए हमारे क्वेश्चंस की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट वाली चीजें हम लोग यहाँ पर में समझेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए, तो देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम के अंदर में आते हैं लेकिन बच्चे अक्सर नहीं कर पाते उनको, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जिन भी बच्चों ने सेशन को यहाँ पर में लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये वो लॉयल बच्चे हैं जो एनर्जी देते हैं इस सेशन को हमेशा, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी टेक्निकल इश्यूज हो, कोई भी चीज हो, कितने भी बिजी हो, हमें क्लास लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, जल्दी से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर में बोला गया है कि लाल बहादुर शास्त्री जो है कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर वैसे देखा जाए तो ये सेकंड नंबर के जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, सेकंड नंबर के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, ये आप लोगों को बताना है। तो लाल बहादुर शास्त्री जो है फ्रेंड, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, ठीक है, तो उसके बाद में, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जो है वो प्रधानमंत्री बने। हाँ, इस बीच में गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, अंतरिम रूप से, ठीक है, आप लोग को ये याद रख सकते हो कि कार्यकारी प्रधानमंत्री, ठीक है, के रूप में उन्होंने काम किया। कार्यकारी प्रधानमंत्री मतलब होता है जो प्रधानमंत्री ना हो, बस प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए, प्रधानमंत्री ना बना हुआ हो, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं रख सकते। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। इस बीच में जो है 3-4 दिन का जो दिन समय था, उस दिन गुलजारी लाल नंदा जो है वो टेम्पररी रूप से प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने तक, ठीक है, कार्यकारी प्रधानमंत्री का पद किसने संभाला था। ये प्रधानमंत्री का पद अपन नहीं गिनेंगे, इसको कार्यकारी प्रधानमंत्री बोलेंगे। ये 2 बार बने थे, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा इस तरीके से। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में और उसके बाद में गुलजारी लाल नंदा, ये लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में भी ये बने थे। ठीक है, टेम्पररी प्रधानमंत्री। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग, ताकि इसी तरीके के और भी बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, ठीक है, वो आप लोगों को करवा सके हम लोग। ओके, चलिए जी। और दूसरी चीज जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि आज ही के दिन जो है, ठीक है, आज ही के दिन उन्होंने जो है यहाँ पर में प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। ठीक है, चलिए, तो आंसर जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। तो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक, उनकी मृत्यु तक वो दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे ये। ठीक है, 2 अक्टूबर को ही इनका जन्म हुआ था। मतलब किसके जन्मदिन के साथ में इनका जो है जन्मदिन आता है, ये आप लोग जल्दी बताइए यहाँ पर में, जल्दी जल्दी से। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स की हरित क्रांति किसके समय में हुई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति किसके समय में हुई थी, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन तो किसके समय में हुआ था, श्वेत क्रांति किसके समय में हुई थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। इनका छोटा सा कार्यकाल लगभग 2 साल का जो है फ्रेंड्स, इसके अंदर में ही, ठीक है, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को जो है उन्होंने किया था। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। 1965 की पाकिस्तान की वॉर इन्हीं के समय में हुई थी, ये याद रखना आप लोगों ने। ताशकंद के अंदर में इनकी मृत्यु हुई थी, इंडिया पाकिस्तान का जो समझौता हो रहा था, ठीक है, ताशकंद उस समय का यूएसएसआर के अंदर में ये गए थे। ठीक है, लेकिन वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो हरित क्रांति किसके समय में हुई, श्वेत क्रांति किसके समय में हुई। हरित क्रांति खाद्यान्न या हमारे फूड के लिए इंपॉर्टेंट है, और श्वेत क्रांति जो मिल्क प्रोडक्शन है उसके लिए है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों से, हु अमंग द फॉलोइंग एडवाइज दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंडेड। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए आजादी के बाद में। ये किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का काम खत्म हो गया, उसका काम था आजादी दिलाना, एक राजनीतिक दल के रूप में अब इसको खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, ये केवल और केवल एक समाज सेवा के लिए काम करनी चाहिए संस्था। किसने कहा था ये, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये कहा था, ठीक है, महात्मा गांधी ने। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। महात्मा गांधी का कहना था 1947 में जब आजादी मिल गई, तो उनका कहना था कि अब कांग्रेस को राजनीतिक जो है पार्टी के रूप में काम नहीं करना चाहिए, चुनाव वगैरह नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, दूसरी जो पार्टीज है वो बनाए और उसके रूप में काम करे। कांग्रेस को क्या किया जाए, कांग्रेस को जो है केवल और केवल, ठीक है, समाज सेवा के लिए काम करना चाहिए, ऐसा एमके गांधी का कहना था। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली बात है वैसा हुआ नहीं, अभी भी कांग्रेस काम कर रही है। चलिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोग देखिए कि कौन सा वाला सही तरीके से सुमेलित नहीं है, कौन सा वाला सही तरीके से करेक्टली मैच नहीं है, ये आपको बताना था। देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, आर्टिकल नंबर 40 की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो इसके अंदर में ग्राम पंचायतों के बारे में बात की गई है, ये तो बिल्कुल सही है।
ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 4 और 4 मतलब एक जैसे है ना, 4 भी और 4 दोनों समान है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता कि शादी ब्याह के मामले में, ठीक है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के मामले में पूरे देश में समान कानून होना चाहिए। अभी अभी हमारे देश में अलग अलग कानून है अलग अलग धर्मों के लिए। ठीक है, क्रिमिनल कानून तो सेम है सबके लिए, लेकिन धर्म धर्म के मामले में ठीक है सबके अलग अलग कानून है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, वैसे गोवा में पहले से था, अभी उत्तराखंड जो है उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया अपने यहाँ पर में, उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, अभी लेकिन पूरे देश में लागू नहीं है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आने की कोशिश करनी है, ये बात की गई थी 44वें नंबर के आर्टिकल में, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए 4 बीज डालोगे तो 8 जो है बीज बन जाएंगे। ठीक है, 4 जो है बकरे बकरी पालोगे तो 8 बकरे बकरियां हो जाएंगे। ठीक है, 4 पशु पालोगे तो 8 पशु, मतलब ठीक है एग्रीकल्चर, ठीक है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन के अंदर में। तो ये आपका 48वें नंबर का जो आर्टिकल है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन से रिलेटेड है, ना कि आपका सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड फ्रॉम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो सेपरेशन जो है ना यहाँ पर में आपका, ये आपका आर्टिकल नंबर 50 के अंदर में दिया हुआ है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वो आर्टिकल नंबर 50 में। आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तो ये आप लोगों का गलत है। बाकी जो है आर्टिकल नंबर 39A के अंदर में आपका इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो कानूनी रूप से सक्षम नहीं है या फिर वो वकील का पैसा नहीं अफोर्ड कर सकता या अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो सरकार उसकी मदद करेगी। ठीक है, कानूनी तौर पर उसकी मदद करेंगी, उसको लीगल एडवाइस देंगी। तो आर्टिकल नंबर 39A इस बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये पहले तीन सही है, चौथा वाला गलत है। चलिए जल्दी बताइए चौथा वाला जो है आर्टिकल नंबर 48 आपको क्या समझ में आया। ठीक है, और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर 50-50 बांट दो, तो आर्टिकल नंबर 50 के अंदर में ये याद रखना था आप लोगों ने। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल नंबर 50 के अंदर में, ये वाला आर्टिकल नंबर 50 में लिख दो, कमेंट के अंदर में लिख दो ताकि आप लोगों को याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हमारे आपको बता रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व का मतलब कि एरिया, ठीक है, कम एरिया और ज्यादा जनसंख्या। ठीक है, तो हर 1 किलोमीटर के बक्से के अंदर में, ठीक है, हर 1 किलोमीटर का अगर एक बक्सा बना दिया जाए, ठीक है, स्क्वायर बना दिया जाए, तो उसमें कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जो है फ्रेंड्स ये किसके अंदर में है, ओके, ये याद रखना है, बिहार के अंदर में। ओके, तो बिहार जो है फ्रेंड सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, 1106 जो है इसका जनसंख्या घनत्व है। मतलब हर 1 किलोमीटर का अगर बक्सा बनाएंगे तो 1106 लोग ऑन एन एवरेज उसके अंदर में रहते होंगे। ठीक है, ये इसका बेसिकली एक लॉजिक है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार वो भी हाथ ऊपर कर दीजिए ताकि हम लोग इस तरह के और भी बहुत सारे जो है क्वेश्चन कर सके यहाँ पर में। किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश का नेतृत्व करता है। कितने लोग कल रात के सेशन के अंदर में थे, जल्दी बताइए। पेड क्लास के अंदर में कल कितने लोग थे, कल रात में हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, जल्दी बताइए केसर पेड़ा कहाँ का है, केसर पेड़ा जल्दी बताना है आप लोगों ने, केसर पेड़ा कहाँ का फेमस है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का फेमस है, जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी। केसर पेड़ा। सत्तू का शरबत कहाँ का फेमस है, सत्तू का शरबत, सत्तू शरबत, ठीक है, कौन से 2 जगह है जहां पर में सत्तू का शरबत जो है वो फेमस है। सत्तू का पराठा कहाँ का फेमस है ये भी कल रात में पूरा बताया मैंने आप लोगों को, इसीलिए बोल रहा हूँ जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं जल्दी से नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जल्दी से जुड़ जाइए, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे लॉगिन करके जल्दी से आप लोग कोर्स में जुड़ जाए ताकि आपको ये सारी चीजें सीखने मिले। क्योंकि मैं बहुत जल्दी आपको जो डिफरेंट फसलें हैं अलग अलग, ठीक है, कौन कौन से फसलें बिहार के अंदर में होती है वो सारी भी चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है, अगर मैं आलू की बात करूं तो आलू का चालू बेटा, ठीक है, यूपी के अंदर में सबसे टॉप है, यूपी पहले नंबर पे है। ठीक है, प्याज की बात करेंगे तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। बैगन की बात करेंगे, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे, फूल गोभी के अंदर में भी वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे है। ठीक है, तो किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश सबसे ऊपर है, तो इनमें से कोई नहीं, ऊपर इनमें से कोई नहीं, आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, बीपीएससी एएओ एग्जाम के अंदर में आया हुआ है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो 10,000 प्लस क्वेश्चन दिए वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ऊपर में से कोई नहीं। मैंने आप लोगों को कल रात में ये भी बताया कि कौन कौन सी चीजों में फिर जो है बिहार आगे है। अब देखिए यहाँ पर में ये कल की पेड क्लास आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए आप लोग, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर में, ये कल क्लास में पूरा का पूरा करवाया है मैंने।
ठीक है, कि कौन कौन किस किस के मामले में आगे है, बिहार कौन से नंबर पे, पूरी की सारी चीजें बताइए। ये पेड क्लास का कल का स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना है कि किस राज्य या राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है। मतलब कि पंचायतों के अंदर में, पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण महिलाओं का रहेगा। ठीक है, स्त्रियों का या महिलाओं का रहेगा। भाई सबसे पहला ही बिहार था। ठीक है, सबसे पहला था बिहार जिसने इसको लागू किया था 2006 में, कि भाई महिलाओं को पंचायती राज के अंदर में 50% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो बिहार तो होना ही चाहिए। जहां पर में वन नहीं है उसको काट दो, ये यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ठीक है, वैध किया है, यहां पर में भी वन नहीं है। तो जब वन है ही नहीं वहां पर में, तो कैसे हो सकता है? आप लोग देखिए एग्जामिनर, ठीक है, भगवान जो है इसका भला करे, तो बताइए 50% आरक्षण को वैध किया है, तो बिहार ने तो सबसे पहले किया है, तो वन जब ए है ही नहीं वहां पर में, तो आंसर कैसे हो सकता है? यहाँ पर में आप देखिए ना इधर में। ओके, हाँ, नन ऑफ दी अबव आंसर हो सकता है। ठीक है, नन ऑफ दी अबव, ये समझ लीजिए आप लोग। तो इसको समझना है आप लोगों ने कि क्या इसका आंसर होने की संभावना है, ज्यादा संभावना किस चीज की है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि सबसे पहला जो था राज्य वो था जो है ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, बिहार था। लेकिन उसके बाद में काफी सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 50% आरक्षण को लागू कर दिया है। आंध्र प्रदेश उसके अंदर में आता है, ठीक है, केरल आता है, छत्तीसगढ़ आता है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है, त्रिपुरा है। ठीक है, उसके बाद में आपको बता दूं बिहार सबसे पहला राज्य था, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, इन्होंने जो है फ्रेंड्स ऑलरेडी, ठीक है, 50% आरक्षण लागू किया हुआ है। तो उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ये ऐसे राज्य जहां पर में 50% आरक्षण लागू है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोगों के लिए एग्जामिनर ने बहुत आसान कर दिया था। कितने लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आया? ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से कितने लोग कर पाएंगे? अभी ए आंसर लगाया 68% लोगों ने। ठीक है, जल्दी से, कहां से आते हैं ये लोग, कौन है? ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन करने के बाद में भी 66% लोग ए ही आंसर लगा रहे हैं। ठीक है, अरे भाई बिहार तो है, जहां बिहार नहीं है उसको काट दो पहले ही। ठीक है, अब समझ में आ गया, अब सही लगाओगे आंसर। ठीक है, चलिए ना, अब आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर में कौन सा वाला सुमेलित नहीं है? ठीक है, मिट्टी और राज्य, एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। भाई जलोढ़ मिट्टी का मतलब होता है जो नदियों की वजह से बनती है, नदियों में बाढ़ आती है। ठीक है, नदियों में बाढ़ है। ठीक है, तो है, ठीक है, नदियों के अंदर में बाढ़ वगैरह आती है जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो फैल जाती है, जो नदी ने अपने साथ में बहाकर लेकर आई थी। ठीक है, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है जी, पाई जाती है। काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र के अंदर में पाई जाती है, कि बिल्कुल पाई जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है आप लोगों की। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का नेक्स्ट जो है, ठीक है, आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से, जस्ट अ सेकंड, आप लोग जल्दी से आंसर करिए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ पर ब्लैक सॉइल कर लिया, यहाँ पर कौन सा वाला सुमेलित नहीं है ये बोला गया है। ठीक है, तो आप लोग बताते जाइए यहाँ पर में। ठीक है, काली मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी की बात करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, तो लेटेराइट सॉइल जो है आप लोगों का, ये आप लोग बिहार के अंदर में जो है ये नहीं मिलती है। बिहार के अंदर में आप लोगों को मेनली जो मिलेगा वो मिलेगी फ्रेंड्स आपकी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बहुत आय मात्रा के अंदर में। ठीक है, तो आंसर जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो सही मैच नहीं है। ठीक है, ये सही मैच नहीं है। हाँ, बाकी रेड सॉइल जो है, लाल मिट्टी, आपको तमिलनाडु के इलाकों के अंदर में मिल जाएगी। ओके, तो केरल, असम वगैरह के अंदर में आप लोगों को जो है लेटेराइट मिट्टी मिल जाती है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी ईट वगैरह बनाने के काम आ जाती है ये, लेकिन ये मिट्टी आप लोगों को बिहार के अंदर में नहीं मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार बता देता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को, क्योंकि ब्लैक सॉइल जो है ना आप लोगों की, इसको आप लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हो, रेगुर सॉइल। ठीक है, रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नाउ
आप बताइए जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए निम्नलिखित में से कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों को सही उत्तर से चुनिए। बताइए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन जो है इसका इसकी जो है अपॉइंटमेंट कब हुई थी, अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा भी पता हो तो 8 नवंबर 1927 जो है उसको साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। साइमन कमीशन भारत में कब आया था ये एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, बनाया कब गया था, ठीक है, तो ये बनाया गया था आपका 8 नवंबर, ठीक है, 1927 को। और भारत के अंदर में कब आया था ये? फरवरी 1928 के अंदर में। जालियनवाला बाग हत्याकांड की बात करेंगे तो बैसाखी का दिन था उस दिन, 13 अप्रैल 1919, ठीक है, बैसाखी का दिन 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 के दिन, ठीक है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई थी। गांधी जी दांडी यात्रा के ऊपर में गए थे 12 मार्च, 12 मार्च, ठीक है, 1930, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप लोगों से बोल दिया जाए फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, ठीक है, ये आप लोगों का एक ट्रिकी पॉइंट है, तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी अगर ये आप लोगों से पूछ लिया जाए फ्रेंड, तो ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। ये 1915 के अंदर में फिरोज शाह मेहता जो है उनकी मृत्यु हुई थी 5 नवंबर 1915 को, ठीक है। तो नवंबर 1915, ठीक है। तो अब आप लोग लगा दीजिए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो बताइए। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड सबसे पहले, ठीक है, आप लोगों का क्या होगा, 1915 सबसे पहले आएगा, सबसे पहले, ठीक है, 4 सबसे पहले आएगा फिरोज शाह मेहता वाला, ठीक है, 1915, ठीक है। उसके बाद में 1919 वाला जो है वो आना चाहिए, जालियन वाला बाग हत्याकांड, सेकंड नंबर का दिया हुआ है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में आना चाहिए आप लोगों का साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 के अंदर में 1, जी हाँ दिया हुआ है। और फिर सबसे लास्ट में आना चाहिए 3, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोग कर लेंगे अब इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी जल्दी से बताइए, ठीक है, फास्ट, एकदम स्पीड में। और जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता रहूं, ठीक है। एक बार लिख देंगे जल्दी जल्दी से, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आने की संभावना है किसी भी तरीके से, या हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछ लिए जाए, ठीक है, इससे रिलेटेड वाले पॉइंट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 142 से सर्वोच्च न्यायालय को क्या अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड संविधान के अनुच्छेद 142 के अंदर में सर्वोच्च न्यायालय को क्या अधिकार प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। मैं बहुत जल्दी, ठीक है, टॉप 20 आर्टिकल्स की एक क्लास लेने वाला हूं, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं जो है जो स्टूडेंट्स है, अगर मैक्सिमम आप लोगों का रिस्पांस मिलता है, जिस दिन हम लोग जो है यहाँ पर 5000 जो स्टूडेंट्स है उसको क्रॉस कर लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉप 20 आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस के साथ में मैं आप लोगों को करवा के दूंगा। तो जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे। तो देखिए अगर अनुच्छेद 142 की बात करूं मैं, तो अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि अगर अगर उनको लगता है कि नेचुरल जस्टिस को अटेन करने के लिए, मतलब कि न्याय को अटेन करने के लिए कोई भी फैसला देने की जरूरत है, कोई भी मतलब कोई भी फैसला, ठीक है, किसी भी तरीके का फैसला जो है देने की जरूरत है वो दे सकता है बिना किसी रोक टोक के, मतलब उसको सुप्रीम अधिकार दे दिया गया। आर्टिकल नंबर 142 इज सुप्रीम, वो कुछ भी कर सकता है, लिटरली कुछ भी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 142 पे कोई रोक टोक नहीं है। अगर उसको लगता है कि कोई कानून जो है उसके अंदर में चेंजेस करने कर दो, उसको लगता है कि भाई कोई मंत्री को पद से हटाना हटा दो, अगर उसको लगता है कि किसी मामले में जो है अपनी नाक घुसानी है घुसा, मतलब नाक घुसानी अंदर से टांग अड़ानी है, इंटरफेयर करना है, ठीक है, कर दो। ओके, तो आर्टिकल नंबर 142 जो है अगर जो है कंप्लीट जस्टिस हासिल करने के लिए, ठीक है, कंप्लीट जस्टिस देने के लिए, न्याय हासिल करने के लिए अगर कोई भी कदम उठाना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट को
अनलिमिटेड पावर है, एनी डिक्री और ऑर्डर, ठीक है, जो कंप्लीट जस्टिस के लिए जरूरी हो। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आप लोगों को? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को, अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों का किया था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, जिसका आंसर आप लोगों को ऑलरेडी दिख भी रहा था यहाँ पर मैं। ठीक है, इसीलिए इतने सारे बच्चों ने आंसर लगा दिया, 82% लोगों ने। ठीक है, मैं वही सोचूं कि इतने सारे बच्चे इतने होशियार कैसे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, मतलब चीटिंग करके भी कर लेते हैं यहाँ पर। आर्टिकल नंबर 32 जो है वो फंडामेंटल राइट की रक्षा करने के लिए है वो। ठीक है, लेकिन ये किसी भी चीज की रक्षा करने, कुछ भी करने के लिए कुछ भी कर सकता है यहाँ पर। ओके, नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर मैं, एसएससी ग्रेजुएट लेवल प्रीवियस पेपर जो आपका सीजीएल का पेपर है ये। ठीक है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इसको लगा डाला तो आपकी लाइव झिंगा लाला। ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है। यहाँ क्या बोला है कि भारत के संविधान ने, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई भी आदेश या फैसला पारित करने का अधिकार दिया, पूर्ण अधिकार दिया है कि बेल कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा जो है यहाँ पर मैं फैसला दे रहे हो, दो, पूरा पूर्ण न्याय हासिल करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं जो भी उसको उचित लगे। तो आर्टिकल नंबर 142 जो है ये दे बोलता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं टॉप 20 आर्टिकल्स जो है आप लोगों के जो एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं उनकी क्लास लो, एक बार हाथ ऊपर करके बता दीजिए। ठीक है, और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया वो लोग भी हाथ ऊपर कर देंगे एक बार जल्दी से, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोग जो है इंटरेस्टेड है और भी बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर में। ठीक है, यहां भी आंसर दिख रहा है, यहां भी आंसर दिख रहा है, बढ़िया है। ठीक है, चलिए इंजॉय। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बिहार समाजवादी पार्टी, ठीक है, बिहार जो है सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। ठीक है, किन्होंने किया था, और आपको बता दूं कि हमने जो है एक पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है बैंक टीचिंग परीक्षा ने बनाया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर में हमने जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं वो आप लोगों को इवन कई सारे प्रोवाइड भी किया आपको, बीपीएससी वाले तो पूरे प्रोवाइड किए थे। 67वीं बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, 67वीं बीपीएससी जो है आप लोगों का 2019 में हुआ, उसके अंदर में क्वेश्चन आया। ठीक है, 64वीं बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया। बीपीएससी टीचर 2023 के अंदर में आपको आया ये क्वेश्चन। बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। इसीलिए टीचिंग परीक्षा इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो पूरा रिसर्च के साथ में आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर में इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है इसका गठन किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। चलिए, तो देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर मैं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो फूलन प्रसाद वर्मा वन ऑफ दी फाउंडर है इसके। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है वन ऑफ दी फाउंडर है इसके, ये याद रखना है आप लोगों ने। इन्होंने ये पार्टी का गठन 1931 के अंदर में किया था। और बेसिकली जो श्रमिक जो है सरकार के द्वारा जो लेबर लोग थे उनके आंदोलन का जो विरोध किया जा रहा था, कृषिकों के ऊपर में, फार्मर्स के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा था, राजनीतिक जो कैदी थे उनका उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा था, उसके विचारों को उन्होंने यहाँ पर में जो है उसको ऊपर उठाया था उन्होंने। ठीक है, बाद में 1934 में जाकर इसकी ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल इसकी स्थापना हुई 1934 में, लेकिन एक्चुअल में इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, वो की गई थी 1931 के अंदर में अनौपचारिक रूप से। ओके, तो इनके अलावा, ठीक है, फूलन प्रसाद वर्मा के अलावा और जयप्रकाश नारायण के अलावा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अंदर में गंगा शरण सिन्हा थे। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी थे, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा थे। ठीक है, ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है फ्रेंड्स जो है इस को आगे बढ़ाया। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी अनौपचारिक रूप से जो स्थापना है वो हुई थी 1931 में। बाद में इसका नाम किया गया बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, 1934 के अंदर में। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की अगर बात की जाए तो ये हुई थी 1931 में। इसी का नाम बाद में जो है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कर दिया गया, बिहार कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस, ठीक है, सोशलिस्ट, समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी कब किया गया? 1934 के अंदर में, 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? इंपॉर्टेंट और एक अच्छा क्वेश्चन जो है, हाई लेवल क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, ये बिहार पुलिस, ठीक है, कांस्टेबल के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2024 के अंदर में। तो संविधान सभा के चुनाव, देखिए संविधान सभा जो है ना, ये हमारे आजाद भारत के लिए संविधान बनाने के लिए, ठीक है, चुनी गई एक सभा थी, जिसके अंदर में जो है ओरिजिनली 389 लोग थे, लेकिन पाकिस्तान अलग हो जाने के बाद में
केवल 299 लोग बचे भारत की संविधान सभा के अंदर में, पाकिस्तान अलग हो जाने के बाद। तो ये संविधान सभा के लिए जो लोगों का चुनाव हुआ था, डायरेक्ट चुनाव तो हुआ नहीं था, अलग अलग राज्यों की जो विधानसभाएं थी उन्होंने चुनाव किया था। तो ये चुनाव जो है ये हुए कब थे, ठीक है। तो संविधान सभा बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए जो सभा थी उसमें कौन कौन से लोग जो है ये यहाँ रहेंगे जो मिलकर संविधान बनाएंगे, उन लोगों का चुनाव जो है वो जुलाई 1946 के अंदर में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, फर्स्ट मीटिंग, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। तो पहली बैठक जो है ये हुई थी 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को। प्लीज ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। संविधान सभा का चुनाव जो है ये हुआ था 1946, जुलाई 1946 के अंदर में चुनाव हुआ था कि कौन कौन लोग रहेंगे इसके अंदर में, संविधान सभा के अंदर में, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था अलग अलग प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। क्या डायरेक्ट जनता ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? क्या आपके दादा दादी, परदादा परदादी इन्होंने पार्टिसिपेट, परनाना परनानी ने पार्टिसिपेट किया था इसमें? नहीं। यहां पर में जो अलग अलग राज्यों की ऑलरेडी चुनी हुई विधानसभाएं थी उनके द्वारा कुछ लोगों को चुनकर भेजा गया। क्यों? क्योंकि उस समय पॉसिबल नहीं था, उतना समय भी नहीं था कि जनता के द्वारा चुनाव करवाया जाए, ठीक है, डायरेक्टली संविधान सभा के लोगों का। तो यहां पर में क्या किया गया, संविधान सभा के लोगों का चुनाव अलग अलग जो प्रांत थे उनमें, विधानसभाएं अंग्रेजों के समय में भी होती थी छोटे लेवल के ऊपर में, तो उनसे चुनाव करवाया गया, ठीक है। इनडायरेक्टली जनता के द्वारा करा, जनता से डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली करवाया गया जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, ठीक है। तो ये हुआ 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। अच्छा, संविधान सभा का गठन, ठीक है, की सिफारिश किसने की थी? गठन जो है फ्रेंड्स किसके आधार पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था उसने इसकी सिफारिश की थी कि भारत में संविधान सभा बननी चाहिए। तो संविधान सभा बनाने का जो है प्रस्ताव किसने दिया था, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। भारत में संविधान सभा बनाने का जो प्रस्ताव रखा गया था वो किसके द्वारा रखा गया था? कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने। चलिए अभी हमारे पास में समय है फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि टीम ने मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म किया कि स्पेशल ईद स्पेशल जो है आज लास्ट डे है इसका, तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो लोग आज जुड़ सकते हैं, ठीक है। 66% ऑफ का लास्ट डे, ठीक है, लास्ट मौका, क्योंकि ये जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के अंदर में उन लोगों को बहुत सारी रियायतें मिलती है, तो जल्दी से आप पेड कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। उसके बाद में आप लोगों को जितनी भी चीजें, चाहे एआई का कोर्स हो, चाहे आप लोगों का एनसीईआरटी कोर्स हो, चाहे आपका 10,000 प्लस क्वेश्चन का कोर्स हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत कम दाम में मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत कम दाम के अंदर में। तो इसका लास्ट डे है आज, ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था ये बताना है, ताजमहल को का जो है आर्किटेक्ट कौन था, ठीक है, बताइए। ताजमहल, ठीक है, जी देखिए फ्रेंड्स, ताजमहल जो है, ठीक है, शाहजहां ने अपनी जो बेगम थी, ठीक है, अपनी मतलब उसकी वाली, उसकी पर्सनल प्राइवेट जो बेगम थी, ठीक है, मुमताज महल, ठीक है, उसके लिए बनाया था, ओके। तो इसका आर्किटेक्ट कौन थे? तो इसके आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। ताजमहल का वास्तुकार आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी। तो बहुत ही सुंदर सी एक इमारत है फ्रेंड्स, प्यार की निशानी है, ठीक है। तो एक लाइन है, ठीक है, जो मैंने शायद इससे पहले भी बताया था, तो फैज याद रखना, कभी काम आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए अगर आपको स्टार्टिंग में पहला दिन है, आपके घर पे आए हैं वो, ठीक है, तो आप उनको ये लाइन बोलकर इंप्रेस कर सकते हो, ठीक है, कि हर एक हर्फ का मतलब बदल रखा है, ठीक है, हर एक हर्फ का मतलब बदल रखा है, हर एक लफ्ज का या वर्ड का मतलब बदल रखा है, ठीक है। आज से मैंने तेरा नाम गजल रखा है, मैंने शाहजहां की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, ठीक है। अगर वो आपके घर पे आई है तो बोल देना कि आज मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है, तो वो खुश हो जाएंगी। चलिए, तो फैज आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उस्ताद अहमद लाहौरी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने कि इन्होंने जो है इसका आर्किटेक्ट थे, ये आर्किटेक्ट किया था। आदित्य तुम भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है फैज के लिए, ओके। आदित्य को ज्यादा जरूरत है शायद इसकी अभी फिलहाल में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में एआई टूल्स फॉर स्मार्ट स्टडी 2025। देखिए सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स आपका 10 गुना ज्यादा स्पीड आप लोगों की बढ़ेगी, ठीक है। आप लोगों को मैं ऐसे 2 टूल्स और बताने वाला हूँ जो कि बेसिकली आप लोग जिससे अर्निंग भी कर सकते हो। आप लोगों का यूट्यूब के ऊपर में वीडियो चैनल बना के आप किस तरीके से जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो या जो आप कर रहे हो उसके ऊपर में आप वीडियो बना के डाल सकते हो, अर्निंग कर सकते हो।
तो अर्निंग की भी पोटेंशियल भी आपको लोगों का खुल जाएगा, ठीक है, कि कैसे वीडियो बनाते हैं। तो 10 में से 2 टूल्स आप लोगों की अर्निंग के ऊपर में भी रहेंगे, कैसे आप पैसे भी कमा सकते हो। इवन टीचर बनने के बाद में भी आपकी जो है एक पैसिव इनकम कैसे आ सकती है, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, जो लोग इस कोर्स में जुड़ना चाहते हो, जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन 65वीं बीपीएससी के अंदर में आया था, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सर्राफ, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण, ठीक है। तो सॉल्ट सत्याग्रह भागलपुर के अंदर में। वैसे नमक सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया था, ठीक है, गुजरात के अंदर में दांडी यात्रा के बाद में, ठीक है। तो भागलपुर में भी, मतलब बिहार में और पूरे भारत भर के अंदर में जो है नमक सत्याग्रह फैल गया था। अब ये क्वेश्चन आया है कि भागलपुर जो क्षेत्र है वहां पर में इसका नेतृत्व किसने किया था। पूरी की पूरी आपको लिस्ट भी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो महादेव लाल सर्राफ जो थे, इन्होंने भागलपुर के अंदर में इसकी कमान संभाली थी। अगर मैं बात करूं चंपारण में किसने करी थी, तो विपिन बिहारी वर्मा, ठीक है। आप लोगों से हाजीपुर के अंदर में पूछा जा सकता है, भरत मिश्र। पटना के अंदर में अंबिका कांत सिंह जो है, इन्होंने इसकी कमान संभाली थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, मुंगेर के अंदर में श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। मुंगेर के अंदर में सत्यनारायण सिंह जो थे, उन्होंने दरभंगा के अंदर में कमान संभाली थी। मतलब अलग अलग जगहों के ऊपर में किसने नेतृत्व किया था, किसने लीडरशिप की थी, ठीक है। वैसे ही जैसे दरभंगा के अंदर में महादेव लाल सर्राफ ने किया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी रिपीट हो सकता है कि जो है भागलपुर के अंदर में किसने नेतृत्व किया था। तो भागलपुर के अंदर में सॉल्ट सत्याग्रह का जो है वो आप लोगों ने याद रखना है, महादेव लाल सर्राफ ने किया था। दरभंगा के अंदर में सत्यनारायण सिंह ने किया था, ठीक है। मुंगेर के अंदर में श्री कृष्ण सिंह थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, ठीक है। ये बिहार टीचर के एग्जाम के अंदर में आया हुआ है और टीचिंग परीक्षा ने सारे क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं ऐप के ऊपर में, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दक्षिण गंगोत्री। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं दक्षिण गंगोत्री की, तो दक्षिण गंगोत्री जो है ये कोई नदी नहीं है। दक्षिण गंगोत्री एक आप लोगों की वेधशाला है, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए लैब है, जो अंटार्कटिका के अंदर में जो है स्थापित की गई है, अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर में। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि ये साइंस को समर्पित है। कितने बच्चे जिन्होंने कॉन्टिनेंट वाला मेरा पूरा चैप्टर लेक्चर देखा है, 4 पार्ट में मैंने करवाया आप लोगों को कॉन्टिनेंट, जिसके अंदर में इंटरेस्टिंग तरीके से चारों लेक्चर में, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स कंप्लीट किए, प्लस मैंने इंपॉर्टेंट और जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप लोगों को करवाए हैं मैंने, ठीक है। उसके अंदर में मैंने आप लोगों को बोला था कि ओके 5 पार्ट में करवाया है, 4 पार्ट के अंदर में हम लोगों ने उसके वो किए हैं, और एक लेक्चर में हम लोग एक पार्ट में हमने पूरे एमसीक्यूज किए हैं, टफ वाले एमसीक्यूज, ठीक है, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंटार्कटिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे जो आप लोगों को पता होना चाहिए, अंटार्कटिका के अंदर में कोई भी प्रकार की स्थायी मानव निवास नहीं है। यहाँ पर में आपका नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, दादा दादी, किसी का घर यहाँ पर में नहीं होगा, ठीक है। कोई यहाँ बोल नहीं सकता कि मैं जो है यहाँ गया था करके, ठीक है, घूमने के लिए। दक्षिण गंगोत्री जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1983 में लगाया गया था। मैत्री नाम से और भारती नाम से भी यहाँ पर में हमारे वेधशालाएं मौजूद है। ये पूरी तरह से साइंस को समर्पित है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल में हमने चर्चा की हुई है। अभी क्वेश्चन की तरफ में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपके पास में ये मैप पेड क्लास में भी दिया हुआ है आपके इसमें, कि किस तरीके से जो है ये अपना शेप भी चेंज करते रहता है। एक्टिव कॉन्टिनेंट इसको बोला जाता है, क्योंकि मौसम के हिसाब से इसका शेप भी चेंज होता रहता है। इनमें से बिहार के किस नेता ने हमोंड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी। एक्चुअल में यहाँ पर में बात ये हो रही है फ्रेंड्स के, एक हमोंड कमीशन था, ठीक है, उसके सामने ये प्रस्तुत हुए, ठीक है, और उन्होंने बोला कि दलितों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो दलितों के लिए लड़ाई लड़ने वाले बाबू जगजीवन राम, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, रांची के अंदर में हमोंड जब कमीशन आया था उसके सामने प्रस्तुत हुए, और उन्होंने कहा कि भाई दलितों को भी वोट देने का अधिकार दिया जाए, ठीक है, क्योंकि उस समय रांची बिहार का ही हिस्सा था, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। हमोंड कमीशन के सामने प्रस्तुत होकर किसने बात कही थी, बाबू जगजीवन राम ने। बीपीएससी सीडीपीओ का क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय की कमी है, 4 मिनट बचे हुए मेरे पास में। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बीएसटीपीएस जो है कहां पर में लोकेटेड है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो आप लोग फ्रेंड्स, ठीक है। जल्दी बताइए आप लोग की बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां पर में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है आपका बिजली उत्पादन के लिए, ठीक है, एक मेगा पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है।
और भारत का जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है इसके पास में मतलब उसका है ये, उसके स्वामित्व वाली कंपनी है ये। ठीक है, जल्दी बताइए आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स, ये कहां पर में मौजूद है? ठीक है, तो बिहार के अंदर में मौजूद है। बिहार में भी कहां पर में मौजूद है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बिहार के अंदर में कहां पर में मौजूद है, तो पटना के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पटना में बाढ़ थर्मल पावर स्टेशन। ये 63वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों से आगे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 2000 लाइक से हम लोग केवल और केवल 33 लाइक्स दूर है। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहां पर में, जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, कि बिहार के अंदर में जो रेल कोच फैक्ट्री है बिहार में, वो कहां पर में बनती है, कहां पर में उसका केंद्र है? चलिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा मोकामा, बिहार। ओके, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग जो है यहाँ पर में आंसर करते रहेंगे। ठीक है, तो मोकामा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र मौजूद है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी के अंदर में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए, ठीक है, कोइलबर पुल की लंबाई लगभग कितनी है? कोइलबर पुल, ठीक है, ये बताइए आप लोग। सबसे पहली बात तो आप लोगों को बताना है कि कोइलबर पुल जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है? कोइलबर पुल, कोइलबर पुल की लंबाई कितनी है और कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है? चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि ये कोइलबर जो ब्रिज है ये आप लोगों का भोजपुर के अंदर में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और ये इसकी जो लंबाई है, ठीक है, ऑफिशियल तौर पर इसका उद्घाटन वैसे 2020 के अंदर में हो चुका था, लेकिन फिर भी ठीक है, इसके ऊपर में बेस्ड जो क्वेश्चन है वो बार बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इस वजह से आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, कि इसकी जो लंबाई है लगभग लगभग, ठीक है, यहाँ पर में, क्योंकि यहाँ पर में ना लगभग लंबाई पूछा है, अगर मैं आपको टू बी स्पेसिफिक बताऊं इसकी लंबाई, ठीक है, तो 1528 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ लगभग पूछा है ना, इसी वजह से आपका आंसर जो है 1500 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज 1528 मीटर है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आरा को पटना से जोड़ता है ये पुल, भोजपुर के आरा जो है उसके अंदर में से पटना को जोड़ता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए, तो 1528 मीटर की इसकी लंबाई है, आरा को पटना, भोजपुर आरा को पटना से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बिहार स्पेसिफिक एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम के अंदर में आया था क्वेश्चन, एक एग्जाम में बिहार के, जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य कौन था? ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि फ्रेंड्स बिंबिसार, ठीक है, बिहार का एक राजा, तो जीवक उसका था, ये याद रखना है। ठीक है, बिंबिसार ये मगध का राजा था, मगध महाजनपद का राजा बिंबिसार। ठीक है, और मगध महाजनपद का संस्थापक भी है। उसका एक प्रसिद्ध राजवैद्य था जीवक। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार ने जीवक को भेजा था गौतम बुद्ध जो है उनका उपचार करने के लिए भी। ठीक है, तो बिंबिसार ने किसको भेजा था, ठीक है, गौतम बुद्ध के उपचार के लिए एक समय में? तो जीवक को भेजा था, अपने राजवैद्य को। तो जीवक किसके दरबार में जो है कोर्ट फिजिशियन था, राजवैद्य था? तो बिंबिसार के समय में था। अब ये बिलोंग कहां से करता था बिहार में? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, मैं एक्चुअल क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, बिहार के जो है आपका पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर में आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कहाँ का निवासी था? तो राजगृह का निवासी था, ये याद रखना है आप लोगों ने, जो आज नालंदा के अंदर में पड़ता है, राजगीर बिहार नालंदा के अंदर में। ठीक है, तो राजगृह का निवासी था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, तो मगध महाजनपद के संस्थापक बिंबिसार, उनका राजवैद्य था जीवक, इसी को भेजा था गौतम बुद्ध के पास में। ठीक है, जीवक को भेजा था बिंबिसार ने। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए, हमारे पास में, चलिए 1 मिनट और थोड़ा सा उधार लेते हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन और है, मैं चाहता हूँ कि यार ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया जाए। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आया हुआ है। आप लोगों में से जितने भी लोग मिथिला क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मिथिलांचल वाले क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को पता होगा इस त्योहार के बारे में। आप लोगों को बताना है कि समा, ठीक है, और चकेवा, ठीक है, समा चकेवा जो ये एक त्योहार है, सामा चकेवा, ये बिहार का कौन सा त्योहार है? ठीक है, ये कौन से रिश्तों को समर्पित है ये सामा चकेवा बिहार? ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग।
देखिए जितने भी लोग हैं यहाँ पर मैं मिथिलांचल वाले क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो लोग आंसर कर भी रहे हैं, एकदम स्पीड में आंसर आप लोगों के आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बताऊं आप लोगों से फ्रेंड, सामा चकेवा जो है ये भाई बहन का त्योहार है। ठीक है, भाई बहन को समर्पित ये त्योहार है। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि सामा चकेवा की कथा जो है वो श्री कृष्ण की जो बेटी थी, ठीक है, सामा, ठीक है, और उनका जो भाई था सांब, ठीक है, उनसे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो एक मतलब पुरानी कथा है, ठीक है, उसके ऊपर में आधारित ये त्योहार है। ठीक है, सामा चकेवा। ओके, तो श्री कृष्ण की पुत्री सामा और जो मतलब उनका जो बेटा था सांब, उससे जुड़ी हुई कहानी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, ब्रदर एंड सिस्टर्स, भाई बहन को समर्पित त्योहार सामा चकेवा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बिहार स्पेसिफिक, और एग्जाम के अंदर में आगे में भी पूछ सकते हैं, इसी वजह से आप लोगों को करवा दिया है। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, 96978844 इस नंबर पे, या फिर 7611101101 7611 इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, नंबर को सेव कर लीजिए, कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, और जल्दी से टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों का कोई भी चीज आप लोगों से मिस ना हो, सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिलती रहे। ओके, और टीआरई 4 जो है आप लोगों का ये कंफर्म होगा फ्रेंड्स, ये चीज मैं आप लोगों को गारंटी के साथ में बता सकता हूँ। ठीक है, और इसके बारे में जो जैसी एक इंफॉर्मेशन आती है वो आपको पता चलेगा। आपको पता है कि टीचिंग परीक्षा जब इंफॉर्मेशन देता है ना, तब उसको ऑथेंटिक कई सारे लोग मानते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं कि जब टीचिंग परीक्षा बहुत सारे जगहों पे आता है, फिर बच्चे वो टीचिंग परीक्षा कब इसके बारे में जानकारी देगा उसका वेट करते हैं। ठीक है, तो टीचिंग परीक्षा जब जानकारी देगा, ऑथेंटिक जानकारी देता है आप लोगों को, जो भी अपडेट देता है ऑथेंटिक देता है। ठीक है, तो ये चीज आपको बता दूं, टीआरई 4 आप लोगों का कंफर्म होगा, और जो भी इसके ऊपर में इंफॉर्मेशन जैसे जैसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रहेगी, वैसे वैसे टीचिंग परीक्षा आप लोगों को देता भी रहेगा। ओके, देखिए कई सारे बच्चे यहाँ पर मैं हाथ ऊपर करके बता भी रहे हैं कि जी हाँ, टीचिंग परीक्षा जब बताता है तभी जो है वो उस खबर के ऊपर में भरोसा भी होता है। तो कई कई सारे बच्चों ने ये चीज कही है, और अभी भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर में ये बात बता रहे हैं। चलिए, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। जल्दी से इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और जो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके, या फिर टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे डायरेक्टली भी चले जा सकते हैं लोग। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।